हेलो बच्चों आज आपका चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट होगा, जिसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा। और इस चैप्टर में बच्चों सबसे पहले इसका इंट्रो पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें आगे स्टडी करेंगे। देखिए, कार्य तथा ऊर्जा जो इसका नेम है उसी से स्पष्ट है कि इसमें कार्य और ऊर्जा से संबंधित जो स्टडी है उस पर बल दिया गया है। देखो, कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति सामान्यतः वे शब्द होते हैं जिसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। भौतिक विज्ञान में इन शब्दों का जो अर्थ है वो दैनिक जीवन में इन शब्दों के अर्थ से थोड़ा अलग होता है और अपनी व्यक्तिगत दिनचर्या में अनेक सरल व कुछ कठिन कार्य करने पड़ते हैं। इन सभी कार्यों के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और सजीव प्राणियों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत उनका भोजन होता है। अगर भोजन खाएंगे तो ऊर्जा मिलेगी, अगर भोजन नहीं खाएंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से सरल कार्यों को करने के लिए कम ऊर्जा व कठिन कार्यों को करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव जंतु भी अनेक क्रियाकलाप करते हैं, वो भी वातावरण में एडजस्ट रहते हैं। वे परस्पर खेलते कूदते लड़ने में वे भी अपने समाज के तौर के तरीक़ों पर रहते हैं, उनका भी एक अपना अस्तित्व है। तो उनको भी भोजन की ज़रूरत होती है, जिसके कारण वे ऊर्जा एब्जॉर्ब करते हैं और उस ऊर्जा को वे किसी कार्य को करने में वेस्ट करते हैं और फिर दोबारा एब्जॉर्ब करते हैं। अर्थात हम प्रतिदिन अनेक मशीनें चलाते हैं, अनेक मशीनें प्रयुक्त करते हैं, जिनके संचालन के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कार्य तथा ऊर्जा परस्पर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। तो अब हम इस पूरे चैप्टर में इन्हीं दो पॉइंटों के बारे में डिस्कस करेंगे, इन्हीं दो पॉइंटों की स्टडी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों वर्क। आर्टिकल 11.1 वर्क, कार्य। देखो, कार्य की परिभाषा क्या है? जो सामान्य दैनिक जीवन में अगर हम इस शब्द का प्रयोग करने की बात करें तो जिस संदर्भ में हम करते हैं इसका प्रयोग, वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य की परिभाषा से काफ़ी अलग है। दैनिक जीवन में हम उन सभी क्रियाकलापों जिनमें समय तथा शारीरिक अथवा मानसिक परिश्रम सम्मिलित होता है उसे किया गया कार्य मानते हैं, जबकि विज्ञान की दृष्टि से इसमें कुछ क्रियाओं में किया गया कार्य शून्य भी हो सकता है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स पर स्टडी करते हैं। नंबर 1, कठोर काम करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं। इसका मतलब यह आवश्यक नहीं कि अगर प्रत्येक बार कठोर काम में अधिक कार्य किया जा रहा हो। यदि कोई विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए निरंतर अध्ययन कर रहा है, वह पाठ्यक्रम को समझकर याद करता है, बार बार लिखकर उसे दोहराता है, अपने साथियों के साथ विचार विमर्श कर अनेक समस्याओं को सुलझाता है और पिछले वर्षों में आए प्रश्न पत्रों को हल भी करता है और उनमें आई समस्याओं को अध्यापक से हल कराकर समझता भी है, तो इस प्रकार विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी के लिए कठोर परिश्रम अर्थात कठोर काम कर रहा है। परंतु वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार उसके द्वारा किए गए कठोर काम में सम्मिलित कार्य बहुत कम हैं। अर्थात विज्ञान इस डेफिनेशन को नहीं मानता। विज्ञान के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, वो उनके अकॉर्डिंग अगर कोई कार्य किया गया तो वो उसको कार्य मानता है। जबकि जो सामाजिक तौर तरीके से हम देखें, सामान्य तौर पे देखें तो कठोर परिश्रम वास्तव में विद्यार्थी कर रहा है, क्योंकि वो प्रश्न पत्रों की प्रैक्टिस भी कर रहा है। उसमें जो उसे समस्याएं आ रही हैं, जो डाउट्स आ रहे हैं, उन्हें वो अपने टीचर से सोल्व भी करा रहा है। पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर भी वो सोल्व कर रहा है, पढ़ करके पाठ्यक्रम को याद करके समझ रहा है, लिख लिख करके समझ रहा है, बार बार दोहरा रहा है। अर्थात मेहनत कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है, अर्थात वो तैयारी कर रहा है। लेकिन विज्ञान की भाषा में ये भी कार्य की एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चों। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार पर बल लगाकर उसे गति कराने का प्रयत्न कर रहा है तो वह बल लगाकर थक जाता है, परंतु दीवार गति नहीं करती है। व्यक्ति ने इस क्रिया में पर्याप्त ऊर्जा व्यय की, खर्च की, परंतु दीवार अपने स्थान से टस से मस नहीं हुई, अर्थात तनिक भी नहीं हिल सकी। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में व्यक्ति ने कठोर काम तो किया, परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण में उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है, अर्थात उसके कठोर कार्य करने का कोई मतलब नहीं। जब दीवार ही नहीं हिली
तो फिर उसके कार्य का मतलब क्या रहेगा? तो वैसे तो उसने कार्य किया सामान्य तौर पर, लेकिन विज्ञान की दृष्टि में उसने कोई कार्य नहीं किया। ऐसे ही यदि कोई चौकीदार निरंतर अपने स्थान पर खड़ा रहकर निगरानी कर रहा हो तो हम कहेंगे कि चौकीदार बहुत ईमानदार है, वह अपना कार्य कठिन परिश्रम से करता है, परंतु विज्ञान की दृष्टि से उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है। वो तो कोई कार्य ही नहीं कर रहा, बस खड़ा हो गया, चौकीदारी कर रहा, तो विज्ञान इस कार्य को नहीं मानता। इसी प्रकार यदि कोई कुली सिर पर सामान लेकर किसी स्थान पर कुछ देर तक खड़ा रहे, तब भी वह इस क्रिया में अपनी ऊर्जा व्यय करता है, क्योंकि उसके सिर पर सामान है, वो उसको सहन कर रहा है और थकान का भी अनुभव करता है, परंतु विज्ञान की दृष्टि से उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है। तो विज्ञान की दृष्टि में कार्य की क्या परिभाषा है वो देखते हैं। तो ये देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। दोबारा देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता हो। पहले तो उस पर बल लगाएंगे और फिर उसके बाद उसे बल की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस करेंगे, उसको विस्थापित करेंगे। तो ये विज्ञान की दृष्टि में कार्य की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। ये देखिए, कार्य की एक सुस्पष्ट परिभाषा के लिए हम कुछ क्रियाओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में कार्य किया जाता है। जैसे कि अभी हमने 2-3 एग्जाम्पल लिए भी थे। देखिए, एक कुली सामान को सिर पर रखकर उसे बस की छत पर ले जा रहा है। इस परिस्थिति में कुली गुरुत्वीय बल के विरुद्ध ऊपर की ओर बल लगाता है तथा सिर पर रखा सामान लगाए गए बल के कारण विस्थापित हो रहा है, अतः कुली द्वारा कार्य किया गया है। क्योंकि कुली ऊपर को जा रहा है, कुली तो बल लगा रहा है ऊपर चढ़ने के लिए बस की छत पे, लेकिन उसके सिर पर जो सामान है, भार W = mg, वो नीचे की ओर ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग कार्य कर रहा है, तो वो नीचे की तरफ बल लगा रहा है। तो इसका मतलब कुली को थकान महसूस हो रही है, कुली थक रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ऊपर जा रहा है, अर्थात उसके शरीर की जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है, एनर्जी वो अपनी व्यय कर रहा है। तो ये मतलब कुली द्वारा किया गया कार्य है, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट वो कोई कार्य कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक लड़का फर्श पर रखे संदूक पर बल लगाता है, परंतु संदूक स्थिर रहता है, हिलता नहीं, अर्थात विस्थापित नहीं होता है, अतः लड़के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। अब 2 लड़के मिलकर संदूक पर बल लगाते हैं और संदूक कुछ दूरी तक चलता है, तो संदूक के विस्थापित होने के कारण लड़कों द्वारा संदूक पर कार्य किया गया है। जब संदूक पर बल लगाया गया तो संदूक की अपनी मूवमेंट के कारण संदूक की स्थिति में परिवर्तन हुआ, अर्थात उसकी डायरेक्शन में भी परिवर्तन हुआ और इस कारण वहाँ पर कार्य हुआ। तो स्पष्ट है कि कार्य करने के लिए 2 दिशाओं का होना आवश्यक है। सबसे पहला तो वस्तु पर बल लगना चाहिए और दूसरा वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। अगर उपयुक्त दोनों दशाओं में से कोई सी भी एक पूर्ण ना हो तब कार्य संभव नहीं है, उस स्थिति में कार्य पॉसिबल नहीं है। कार्य की परिभाषा यहाँ से बच्चों आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।